चलो लिखिए पहला क्वेश्चन। A train is moving किसका फोन बज रहा है? A train is moving with a speed of 12 meters per second A train is moving with a speed of 12 meter per second on rails on rails which are 1.5 meter apart. A train is moving with a speed of 12 meter per second on rails which are 1.5 meter apart to negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which to negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which the outer rail the height by which the outer rail should be raised the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail is question mark 400। डेटा लिख दे रहा हूँ। tan थीटा की जगह पे जो h b by h वाला फॉर्मूला लिखवा है वो वाला यूज करो। जीरो पॉइंट आंसर सेंटीमीटर में है। ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ मैं। 6 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर या फिर 4.2 सेंटीमीटर्स। वैल्यूज पुट करिए। हाइट ये क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है, ये फॉर्मूला में पुट करना है। कितना आ रहा है?
There we have it. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल देते तो सीधा tan थीटा रख देते, पर रेलवे की बैंकिंग में आपको tan थीटा देंगे ही नहीं। रेलवे की बैंकिंग में हमेशा h बाय बी के फॉर्म में डेटा दिया जाएगा। इसलिए जब मैंने लिखवाया भी था तो बोला था कि रेलवे की बैंकिंग में यही फॉर्मूला लिखना इंक्लूडिंग h बाय बी को लेके। नीट वीट में रेलवे बैंकिंग पूछते नहीं है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, बट अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। लिखे अगला क्वेश्चन। दिशा आया आंसर। A car of 800 kg, a car of 800 kg is taking turn. A car of 800 kg is taking turn on a banked road. Is taking turn on a banked road of radius 300 meter. Of radius 300 meter. A car of 800 kg is taking turn on a banked road of radius 300 meter and angle of banking 30 degree and angle of banking 30 degree if coefficient of static friction if coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which the car can safely negotiate the turn is then the maximum speed with which the car can safely negotiate the turn is question mark। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार? म्यू और थीटा दोनों है क्या? क्या था फॉर्मूला? 1 प्लस म्यू tan थीटा है 1 माइनस म्यू और थीटा दोनों है, तो ये फॉर्मूले में पुट करिए। जी को 10 ले लेना, यही तो पूछ रहा था। खैर जी को 10 ले लेंगे आप। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। √3 का वैल्यू 1.73 होता है।
ठीक है। वही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखिए। एन एयरक्राफ्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है बहुत। क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता चला कि कैलकुलेटिव है, छोड़ के अगले पे चले जाओ, बाद में घूम के आना उस पे। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप, एन एयरक्राफ्ट executes a horizontal loop at a speed of an aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings with its wings banged at with its wings banged at 15 degree 15 with its wings banged at 15 degree. What is the radius of the loop? What is the radius of the loop? अब ये क्वेश्चन इजी करना होगा तो 10-15 का वैल्यू दे देंगे, डिफिकल्ट करना होगा तो 10-15 का वैल्यू आपको निकालने बोलेंगे यूजिंग बेसिक मैथमेटिक्स। मान लो नहीं दिया है, हाउ डू यू प्रोसीड? फॉर्मूला क्या यूज होगा? 45 माइनस या 60 माइनस 45 माइनस 30 भी कर सकते हो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन अब एक को आप 60 45 45 30 कुछ भी ले सकते हो, 45 और 30 ले लो। tan 30 1/√3 ना, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। √3 कितना होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। आर पूछा है आपसे, वी स्क्वायर बाय जी टेन थीटा। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, उसको प्लीज आप कन्वर्ट करेंगे।
कितना मीटर पर सेकंड आ रहा है? इसका वैल्यू निकाल लो, इतना किलोमीटर हो जाएगा। 15.2 किलोमीटर। ठीक है, नियर अबाउट ठीक है। एक्चुअल आंसर में 14.9 किलोमीटर दिया है। चलेगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे, इसमें ऑप्शन है नहीं। अप्रोक्सीमेट किया क्या आयशी? बहुत ज़्यादा कर दिया है। इसका एक्चुअल वैल्यू है 14.95। चलेगा। 15 किलोमीटर का रेडियस होगा लूप का, अप्रोक्स। ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, ऑप्शन होता तो मैं दे दिया होता। उन्होंने बस क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया है। या मे भी इंटीजर में पूछा हो कि नियरेस्ट इंटीजर आंसर कितना किलोमीटर होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कैलकुलेटिव, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगला क्वेश्चन लिखे। अ कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car is moving on a horizontal curved road, a car is moving on a horizontal curved road of radius 50 meter. The approximate maximum speed of radius 50 meter, the approximate maximum speed of the car, the approximate maximum speed of the car if the friction coefficient, if the friction coefficient between the tires and the road, if the friction coefficient between the tires and the road is 0.34, between the tires and the road is 0.34 is question mark। इसमें नियर अबाउट आंसर चाहिए, ऑप्शंस दिया हुआ है, मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल है तो थीटा कितना, अनबैंक्ड रोड है,
These are your options. ये ऑप्शंस है, गिवन है। वो 169 के आसपास 13 पॉइंट समथिंग आएगा, चलेगा। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? म्यू आर जी। जी को 10 ले लीजिए। साइक्लिस्ट के बेंडिंग का क्वेश्चन करवाया था क्या? मुझे लग रहा है ऐसा एक क्वेश्चन शायद हुआ था, नॉट श्योर दो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब करवा दिया था। उसका न्यूमेरिकल्स वैसे भी होता नहीं है, स्टेटमेंट ही पूछेंगे। इफ दैट इज डन, नहीं पूछता है नीट में, क्यों परेशान? उसमें बहुत केसेस है, वो एडवांस का टॉपिक है। टेस्ट में आगे नहीं पूछूंगा, और क्या कर सकता हूँ। नहीं है, मत पढ़ो उसको, अभी छोड़ दो। इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए चाहिए आपको, मेडिकल एंट्रेंस के लिए नॉट दैट नेसेसरी। फिर भी पढ़ने का मन करे तो बताना, आप वर्क और पहले मुझे शुरू कर लेने दो, अलग से आके पढ़ लेना, वो ठीक है। कितना बच्चा जाएगा ही जेई मेंस देने, गिनती के बच्चे जाएंगे जेई मेंस देने। मैं पूरी क्लास का एनएलएम क्यों खराब करूं? वो नहीं समझ में ना, पूरे चैप्टर से भागने लगोगे सिर्फ वो एक दो क्वेश्चन के कारण। आएगा नीट में दो ही क्वेश्चन एनएलएम से, व्हाट आर दी ऑड्स की दोनों ब्लॉक ऑन ब्लॉक हो जाए। नहीं पूछेंगे, आ रहा है समझ में? तो थोड़ा सा स्किप कर दे, फिर भी किसी को पढ़ना होगा तो आ जाना, अलग से मैं पढ़ा दूंगा, नो डाउट। ठीक है, बट अभी के लिए उसको स्किप कर दो, वो लो प्रायोरिटी में रखो उसको। आ रहा है क्या बात समझ में? जेई मेंस देने जाने का मूड करेगा, फॉर्म वॉर्म भर दोगे तो आ जाना, मैं 1 घंटे में पढ़ा दूंगा पूरा। ठीक है, वो ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं कि तब मैं आपको पहचानने से इनकार कर दूंगा, पढ़ा दूंगा मैं तब। टफ है, कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ उस पर। कंफ्यूजन आ जाएगा बहुत, समझ में आएगा नहीं। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या होता है वर्क? ये तो सिलेबस में है। काम, जैसे यहाँ पे बैठा हो, ये भी एक वर्क ही कर रहे हो, है ना? व्हाट इज वर्क इन फिजिक्स? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या बात है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उठ पटांग चीजें बोलते हैं। वर्क का मतलब फिजिक्स में होता है एनर्जी का ट्रांसफर। अगर वर्क हुआ इसका मतलब एनर्जी का लेन देन हुआ है।
या तो आपने एनर्जी दी होगी या आपने एनर्जी ले ली होगी। लिखिए वर्क के बारे में, वर्क हेडिंग लगाइए और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए वर्क इज, वर्क हेडिंग लगा के उसके अंदर लिखेंगे वर्क इज नथिंग एल्स बट द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क इज नथिंग एल्स बट द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट लिखना, whenever work is done, second point, whenever work is done energy is transferred। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। क्यों स्केलर है? वेक्टर्स के लॉजिक से। डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी लिखना, उसके नीचे अगला पॉइंट लिखना इट इज मेजर्ड एज, it is measured as the dot product of force and displacement। It is measured as the dot product of force and displacement। SI unit, CGS unit, अब आ गए हो तो फिजिक्स करके जाओ। केमिस्ट्री क्लास नहीं होने का मैसेज नहीं गया था क्या? नो केमिस्ट्री क्लास, ऐसा क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ने आओ पढ़ के जाओ। 1 जूल कितना अर्ग? न्यूटन कितना डाइन होता है? मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल? क्वेश्चन मेरा सिंपल है, न्यूटन मीटर टॉर्क का भी यूनिट होता है, वहां जूल क्यों नहीं बोलते? तो क्या हो गया? यूनिट में क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मतलब है? यूनिट तो वहां भी, वो लॉजिक नहीं है, वो रीजन भी नहीं है। AR में पूछेंगे तो फंस जाओगे। दैट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, यहां से भी आपको न्यूटन मीटर ही मिलेगा। व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड जूल? जूल एनर्जी के ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, आ रहा है बात समझ में? वहां पे जो टॉर्क है वो रोटेशनल इफेक्ट बताता है फोर्स का, इसीलिए वहां पे हम उसको न्यूटन मीटर ही रखते हैं, जूल नहीं बोलते। आ रहा है बात समझ में? वर्क को हम जूल बोलेंगे। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा वर्क का? किसके बराबर होगा डायमेंशनली? इट इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी और एक चीज टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम भी क्या? पूछ रहा हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वर्क का डायमेंशन विल बी
ml2 उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें यही है टॉर्क। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से मैंने फोर्स लगाया, अब मैंने जो फोर्स लगाया उसने क्या है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया डोर को ओपन करने का, यही है टॉर्क। आ रहा है समझ में? चलो आगे। वही रीजन ही है कि वो एनर्जी ट्रांसफर को सिग्निफाई नहीं करता है, इसलिए इसको न्यूटन पर मीटर ही बोलते हैं एंड नॉट जूल। ठीक है। अगर फोर्स F displaces an object by small amount ds, अब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, देन स्मॉल वर्क डन इज dw। इस dw को हम लिखेंगे f डॉट ds। कंप्लीट वर्क निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा dw और यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट ds। यहाँ से बनेंगे दो केसेस। अगर फोर्स हो जाए कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, देन वर्क को आप क्या लिख दोगे, f इंटू इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट एज इट इज मेंटेन करते हुए करोगे आप। dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या देगा, तो यहां से फॉर्मूला क्या मिलेगा, f डॉट। क्या हमेशा f डॉट s यूज कर सकते हो, सिर्फ कब, जब फोर्स कांस्टेंट हो जाए, तो यहीं से फॉर्मूला मिलेगा w इज इक्वल टू एफ डॉट एस, विच इज टू बी यूज्ड व्हेन, जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। अगर फोर्स हो जाए वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब अब आपका जो फोर्स होगा इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई या जेड, तब हम वर्क कैसे निकालेंगे, तब पूरा आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन कैरी आउट करना होगा। छापो इसको, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं तब तक। ये लिख लो। आपको तीनों डायरेक्शन में एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन कैरी आउट करना होगा। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो लिमिट भी किसका लगेगा, एक्स का। तो आपका एफ एक्स डी एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, x1 से। दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम y1 टू y2
और ये हो जाएगा Z1 से ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप, सेंटर ऑफ कर्वेचर या एरिया अंडर द कर्व? एरिया अंडर द कर्व। तो अगर एफ और ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कौन से कर्व का एरिया अंडर द कर्व होगा वर्क डन? एफ एस कर्व। किस एक्सिस के साथ, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ का एरिया निकालोगे। लिख लिया यहां तक? चलो आगे। अद्रिजा, work can also be represented by area enclosed by force, displacement curve and कौन सा एक्सिस? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ऊपर के एरिया को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। नीचे वाले को कैसा लेते हैं? नेगेटिव। तो ऊपर वाला एरिया आपको पॉजिटिव वर्क देगा, नीचे वाला आपको नेगेटिव वर्क देगा। पॉजिटिव वर्क का मतलब एनर्जी ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में, सप्लाई ऑफ एनर्जी। एनर्जी दी होगी आपने, नेगेटिव वर्क फिर क्या हो जाएगा? ले लेंगे। देन जीरो वर्क का मीनिंग कोई लेना देना होगा ही नहीं। ये भी लिख लो। पॉजिटिव वर्क implies supply of energy, negative work implies extraction of energy and zero work implies no energy is transferred। ना दी है ना ली है। सिस्टम और सराउंडिंग का डेफिनेशन बदल जाता है। फिजिक्स में हम सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में हम सिस्टम पे काम करते हैं, इसलिए वो साइन कन्वेंशन उल्टा होता है। क्या करोगे इतना जान के? फिर केमिस्ट्री पेपर अलग आएगा। फिजिक्स का केमिस्ट्री में मत लगा देना दिमाग। हीट वगैरह में भी साइन कन्वेंशन उल्टा है।
हीट से थर्मो में है उल्टा। हीट या वर्क कुछ एक जगह पे है डिफरेंट। हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन बाय द गैस कैसा लेते हो केमिस्ट्री में? यहाँ यहाँ पे पॉजिटिव होगा फिजिक्स में। जाने दो, पहले यही वर्क समझ ले, फिर गैस का वर्क देखेंगे हम लोग। इतना लिख लिया। इस चैप्टर पे कमांड अच्छा रखना, यहाँ के कॉन्सेप्ट आगे मल्टीपल चैप्टर्स में यूज होंगे। सेंटर ऑफ मास में यूज होगा, ग्रेविटेशन में यूज होगा, एसएचएम में यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होगा, और भी थोड़ा थोड़ा यूज तो होगा ही। ये डूबा तो ग्रेविटेशन डूबेगा, एसएचएम डूबेगा, वेव्स डूबेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डूबेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डूबा तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डूबेगा। ठीक है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, यही बोलूंगा मैं, है ना। बायंसी में क्या दिक्कत है? लिख लिया, चले आगे। रोहित, तो फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क का क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? एफ डॉट एस। इसी को क्या लिख सकते हैं? थोड़ा और डिटेल में जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड है तो ये कैसा आएगा हमेशा? ये भी मैग्नीट्यूड है तो कैसा आएगा? कॉस थीटा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? 180। तो हम इस ग्राफ को 180 तक ही एनालाइज करेंगे, आ रहा है समझ में? यहाँ पे कंप्लीट एंगल होगा 360, यहाँ पे हो जाएगा 180। ये ग्राफ है किसका? कॉस थीटा, यहाँ पे है थीटा। यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। व्हाट इज दिस एंगल? 90। यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। 0 से 90 मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल तो वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क का मतलब सप्लाई या एक्सट्रैक्शन? सप्लाई। थीटा 90 से बड़ा हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, देन वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव। और थीटा 90 ही हो जाए तो वर्क कैसा आएगा? ये भी बना ली। क्या वो एरिया इनक्लोज्ड याद है? 0 से 90 में कितना होता था? बेसिक मैथ्स में करवाया था वो। ये वाला एरिया जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क किया है, इसका वैल्यू कितना आता था? 1। ऊपर में +1, नीचे में -1। छापो ये बातें।
इंटीग्रेशन से 0 से 90 में cos थीटा को इंटीग्रेट करना है आपको, तो उसका याद रखना वो 1 आता है। कैसे लेट हो गया? अरे तो केमिस्ट्री है तो लेट आओगे क्या? केमिस्ट्री 10 से होता है? 10 से कितना? 9:30। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐड ही करेंगे ऑब्वियसली, स्केलर है ना, तो आप डायरेक्शन लेके ऐसा नहीं कि ऑपोजिट जा रहा है तो आप माइनस करोगे, ऐड ही करना है। चलें आगे। वर्क कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, फ्रेम डिपेंडेंट या फ्रेम इंडिपेंडेंट? क्यों डिपेंडेंट? और इजी कर सकते हैं क्या इसको? डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है, इसीलिए वर्क भी कैसा होगा, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। लास्ट पॉइंट लिख लो फिर क्वेश्चन शुरू करूं मैं। वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। आप फ्रेम बदलोगे वर्क बदल जाएगा। तो इस चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट देके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्क पूछ लेंगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? मूविंग ऑन, चले आगे। बोलो। स्केलर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या, ये क्या लॉजिक है? ऐसा नहीं है, देखो आपके स्कूल वाले ना पागल है, इनके चक्करों में ना रहो। आप ये मुझे बताओ, एग्जैक्टली चार्ज भी तो नेगेटिव है, वो भी स्केलर है, ये कोई बात थोड़ी है। मुझे ये बता दो, छोटा सा एग्जांपल लेते आयशी।
आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, रफ सरफेस पे रखा है, ठीक है। 50 न्यूटन अगर ब्लॉक को आगे लेके जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लेके जाएगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सॉरी, पीछे लगेगा, ठीक है। इसी का एक ब्रदर एग्जांपल ले। अब ये स्मूथ है, कौन बोल, अच्छा ज्यादा हो रहा है क्या, म्यू को कम करो, 80 हो जा रहा है। अब मूव करेगा, मूव ही नहीं करेगा तो फिर पॉइंट ही इनवैलिड हो जाएगा। ये बताओ, सेकेंड केस से स्टार्ट करते हैं, कितना वर्क करेगा ये 50 न्यूटन, 50 का फोर्स लग रहा है, 2 का यहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये वर्क कैसा आया, पॉजिटिव। तो उस ब्लॉक ने क्या इसको 100 जूल का एनर्जी दिया, वो एनर्जी जाएगा किधर, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, वेयर डज दैट एनर्जी गो, क्या वो ब्लॉक मूव करने लगेगा, मोशन में है तो उसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो यही ब्लॉक का कौन सा एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे आओ, यहां भी वर्क डन बाय 50 न्यूटन कितना हो जाएगा, क्या अभी भी वही फोर्स लग रहा है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहे हैं 2, कितना हो जाएगा 100 जूल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन कितना हो जाएगा 10 जी, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा है कितना 10, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है 2, इनके बीच में एंगल कितना है, तो cos 180 कितना होगा, ये कितना हो गया, तो ब्लॉक वो 50 न्यूटन ने कितना एनर्जी दिया 100, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया, अच्छा 50 न्यूटन ने पॉजिटिव वर्क किया, इसका मतलब ये 100 जूल उसने क्या किया, सप्लाई, ये नेगेटिव वर्क हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट, ब्लॉक के पास कितना एनर्जी बचा होगा 80 जूल। अब ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा 80 जूल, आ रहा है समझ में, तो फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया तो उसने क्या किया, वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपके स्कूल वाले पागल वागल है क्या, ये लिखना विखना नहीं है आपको, लिख तो नहीं रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम में आएंगे इस पे घूम के। पहला क्वेश्चन, वैल्यूज मन से दिया है मैंने, तो बाकी लोग कृपया कंफर्म करें इसको, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में मीटर में करना, डॉट प्रोडक्ट करना है,
कितना हो गया ये 16 माइनस 6 10 माइनस 2। पॉजिटिव आया मतलब सप्लाई या एक्सट्रैक्शन? सप्लाई। सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, डेटा दिया है डिस्प्लेसमेंट निकालने को। ट्वेंटी सिक्स पॉजिटिव आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है आयशी? हम्म। अच्छा, इंटीग्रेशन किया आपने। हाँ, इसमें तो इंटीग्रेशन ही करोगे, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा वैसे, ठीक है चलेगा। कैसा फोर्स है ये, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल एक्स और वाई चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन कैसे निकालते हैं? बाय इंटीग्रेशन। तो W हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एक्स में कहां से कहां जा रहे हैं, एफ जेड डी जेड भी आएगा, वो है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। तो z में हम जा तो रहे हैं 1 से 2, बट ये फोर्स ही कितना है, जीरो। x में कहां से कहां जा रहे हैं, 1 से 3, और y में कहां से कहां जा रहे हैं, 2 से 4। fx का वैल्यू कितना, 2x, तो 2x dx प्लस fy कितना है, 3y, और ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y dy, और ये कहां से कहां इंटीग्रेट हो रहा है, 2 से 4। हम्म, 3/2 बाहर आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 2 एंड 4। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? अगेन पॉजिटिव है मतलब सप्लाई। कहाँ पे 1 से 3? ओके, 1 से 3, यहाँ भी 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 26 आएगा। चलो आगे।
अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन जिसको मैं लास्ट वाला समझ रहा था। इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डेटा दिया है। -15 जूल। क्या इसमें भी इंटीग्रेशन करना है? इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे। कैसे कैलकुलेट करते थे डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। ये करोगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये x1 y1 z1 है, वो x2 y2 z2 है। कितना आ जाएगा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट? -1 आई कैप और -4 जे कैप और प्लस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस यही करना है। तो वर्क हो जाएगा कितना? 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 1। कितना आ जाएगा ये? -2 -12 -1 कितना हो जाएगा? नेगेटिव आया मतलब एक्सट्रैक्ट किया होगा। इसका फोन वाइब्रेट हो रहा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मोटर है।
ये अगला क्वेश्चन है। कितना कितना दिया? पहले का कितना? 5 10। दूसरे का? दूसरे का 13 30 तीसरे का -10 और टोटल एरिया निकालते जाओ। 0 से 2 में पूछा है तो 0 से 2 का एरिया निकालो। 2 से 5 पूछा है, 2 से 5 का एरिया निकालो। 5 से 7 पूछा है, 5 से 7 का एरिया निकालो। एक्सिस के ऊपर एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, यही आंसर आएंगे। टोटल में ऊपर का 10 -10 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 30। जो 1/3 से चलने लगता है आफ्टर कोलिजन को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताओ। पेपर है क्या किसी के पास? क्या करूं? हम्म? तो सिंपल मोमेंटम कंजर्व करना था, एक लाइन का नहीं था वो सवाल। 7 बढ़िया सवाल था। पेपर टफ था आपका, नो डाउट पेपर टफ था। तो आप 100 के ऊपर भी जा रहे हो तो ठीक है, चलेगा। 150 के ऊपर जा रहे हो देन हम्म। पैर की जगह हाथ काट दोगे आप लोग, ऐसा डॉक्टर बनने जा रहे हो? कि मेरा क्या, मेरा तो दोनों हाथ दोनों पैर ठीक है, इसका कट गया तो मेरा क्या जा रहा है? क्या डॉक्टर बनेगा रे तू, है ना? मुन्ना भाई वाला ही बनोगे, लक्षण वैसे ही दिख रहे हैं। देखो, अगर नीट वीट नहीं निकलेगा ना, बाबा बन जाना। इस देश में बहुत स्कोप है। पोर्शा लिया है वो, आज ही सुबह सुबह देखा मैंने। अब उसको सच्ची में घंटा फड़क नहीं पड़ता है।
देखो इंडिया में बाबा बन जाओगे ना, यड़ा लोग आएगा, पैर भी छुएगा, पैसा भी देके जाएगा, है ना, तो विन विन आपका हर जगह से है। नेता लोग आएगा, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलेगा, वो अलग। सो B1। इट्स अ बूमिंग बिजनेस, रिसेशन में और चलता है। किसका? वो है ही, और क्या है, वो आपको कंट्रोल करने का ही तो एक तरीका है। वो रीजन नहीं है, परपेंडिकुलर है। नॉर्मल और ग्रेविटी दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, इसलिए वर्क नहीं करेगा। 200। ठीक है। एक काम, अरे उत्सव, बाप रे बाप, ट्रायंगल बना लो यार। 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, 90 के सामने। इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है? ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को इसी में 0.2 करो और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालो। आपके बाकी 3 आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ेंगे। फ्रिक्शन एक एक्स्ट्रा निकाल दो, टेक म्यू एज 0.2। ब्लॉक मूव करेगा ना? ब्लॉक मूव करेगा ना कि नहीं? ठीक है, ये है 37 53 का ट्रायंगल। यहाँ से कॉस साइन जो चाहिए निकाल लो। नेगेटिव तो आएगा। फ्रिक्शन आया कितना? फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या? फॉर्मूला है कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन का। फोर्स कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। एंड व्हाट इज कॉस 37? 200 जूल ये वर्क करेगा। ग्रेविटी जीरो करेगा सिंस थीटा कितना है? 90। नॉर्मल भी जीरो करेगा सिंस थीटा इज 90। फ्रिक्शन इस पे निकालेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा किधर? पीछे। इसका वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू दिया है 0.2, एन कितना हो जाएगा? 10G। 100, ये कितना हो जाएगा? 20। अच्छा वो भी आएगा ना? ठीक कह रहे हो। ये कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? 50 cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। तो ये हो जाएगा 40, तो ऊपर आ जाएगा 30। तो अब जब हम इसका FBD बनाएंगे तो नीचे इस पे कितना लगेगा? 100। ऊपर में क्या लगेगा? नॉर्मल। और हम इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे? n+30 इज इक्वल टू 100। तो n कितना हो जाएगा? 70। देयरफॉर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 70, दिस विल बी कितना? 14 न्यूटन। फोर्स ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो 14 न्यूटन है, तो फोर्स फिर से वही फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन का फोर्स है 14, डिस्प्लेसमेंट है 5, एंगल कितना है? 180। एंड व्हाट इज द आंसर? माइनस कितना ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी बचा होगा? 130 जूल। 50 न्यूटन ने 200 जूल दिया, फ्रिक्शन ने 70 ले लिया, तो 130 जूल का काइनेटिक एनर्जी बचा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद यही पूछ लेंगे, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक।
तो हाफ एम वी स्क्वायर को 130 पुट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन एज द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए टॉप पे है, बी बॉटम में है। किसका वर्क? जीरो। नॉर्मल का। क्यों जीरो? डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा। सिक्सटीन हंड्रेड। ठीक है, आएगा 1600। मैंने वैल्यूज अपने मन से दिया, सो आई डोंट नो, मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 10 0.1 53 16। अगर साइन कॉस गलत ले रहे हो तो प्लीज 10th बोर्ड में वापस नाम लिखाएं। कितना था? 16। डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना लगता है? साइन थीटा। अच्छा, ये अगर 16 है, ये कितना हो जाएगा? 20। आप ये भी ले सकते थे, यहां से यहां आ रहे हैं
तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 16 mg लगेगा किधर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले जाओगे वर्क होगा नहीं, तो दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो आप कर लो 10g इंटू, आप वैसे ही करो 10g साइन 53 इंटू कितना हो जाएगा 20, साइन 53 कितना 4/5 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1600 जूल। दूसरा किसका पूछा था, नॉर्मल, नॉर्मल का कितना हो जाएगा 0, सिंस थीटा कितना है 90, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा। तीसरा किसका पूछा था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पहले फ्रिक्शन का फोर्स निकालें, ये इंक्लाइन है, ग्रेविटी के दो कंपोनेंट्स कितने होंगे, इधर में कितना नीचे में साइन साइन 53, और ये कितना आ जाएगा 80 क्या, तो ये 60 आएगा, ये 60 है तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल अगर 60 हो गया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.1, ये कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब आप निकालेंगे तो फ्रिक्शन का फोर्स इस 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 20 और कॉस हो जाएगा 180, दोनों अपोजिट है, कितने क्वेश्चन हो गए जरा गिन के बताओ, 5 ही हुआ अभी, 6 हुआ, चलो आगे।
इसको कीजिए, वैल्यूज अपने मन से दिया है मैंने। ग्रेविटी और टेंशन दोनों का ही वर्क दोनों ब्लॉक्स पे निकालना है। एक्सीलरेशन नहीं लोगे तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? तो एटवुड्स वाला फॉर्मूला यूज करें। सर 6 kg में 400/3 ग्रेविटी का 6 kg में 3 kg में -200, ये किसका किसका वर्क बता रहे हो? एटवुड्स मशीन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9 जी। क्या ये g/3 आया एक्सेलरेशन? अगर ये पता चल गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 kg, 6 kg डेफिनेटली नीचे ही जाएगा, भारी है। ये ऊपर जाएगा, ये ए से जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा। 6 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? रेस्ट से शुरू हुआ है मोशन, ये मान के चलोगे। इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऐड कर लो। सर टेंशन का 6 kg पे 800/3 और 3 kg सॉरी 6 kg पे -800/3 और 3 पे 800/3। टेंशन का फॉर्मूला क्या था? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
40 न्यूटन आया क्या? हाँ 14। तो 6 kg का 20/3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे? तो डिस्प्लेसमेंट 3 kg का कितना हो जाएगा? ऊपर उतने ही अमाउंट से। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, टेंशन मिल गया है, इस पे ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा 6G। एक एक ब्लॉक का निकाल लो। पहले हम बात करेंगे 6 kg पे, फिर हम बात करेंगे 3 kg पे। 6 kg पे देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? ग्रेविटी लग कितना रहा है? 60। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है नीचे? ये कितना हो जाएगा? 1200/3 जूल। वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन है कितना? 40। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20/3 इंटू कितना आ जाएगा? -1। पॉजिटिव आ जाएगा उसमें। ये है आपके आंसर्स। सर जिस फोर्स का वर्क पूछेगा सिर्फ उसी को कंसीडर करना है।
एक क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया लिख के। एक क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले ये लिखो। कैसा फोर्स है वो, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। इंटीग्रेट करना, एक्स में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे? 1 से 0 या 0 से 1? एरो नीचे से ऊपर है, मतलब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, तो 1 से 0 इंटीग्रेट करना एक्स में, और 0 से 1 वाई में। ऑप्शन ये है। वो तो ऑप्शन भी नहीं है। वो ऑप्शन है, बट इज इट द करेक्ट वन? कितना है अर्चिता? एक्स में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? 1 से 0, और वाई में एफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस एक्स डी एक्स। 1 से 2 प्लस एफ वाई की जगह पे वाई डी वाई, 0 से 1। प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक।
लिखिए एक क्वेश्चन और, कितने बजे का आए हो? 9 बजे? सब लोग तो आए भी नहीं थे ब्रेक, लेकिन सबको 9 बजे चाहिए। अभी ना ऐसा करना चाहिए, जो जितने बजे आया उसको उतने दो, उसके ठीक 2 घंटे बाद ब्रेक शुरू होना चाहिए, है ना? कोई ब्रेक नहीं मिलेगा ऐसे। सर मैं 5 मिनट पहले आया था। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं ब्रेक दे रहा हूँ। मेरा आज ब्रेक ही था, क्लास ले रहा हूँ। खैर, two persons A and B, two persons A and B perform same amount of work. Two persons A and B perform same amount of work in moving a body. Perform the same amount of work in moving a body through a certain distance d, with application of forces acting at angle with application of forces acting at angle 45 degree and 60 degree, acting at angle 45 degree and 60 degree with the direction of displacement respectively, with the direction of displacement respectively. The ratio of force applied by person A, the ratio of force applied by person A to the force applied by person B, the ratio of force applied by person A to the force applied by person B is 1 by root x. X is equal to कितना? 2. So 1/√2। अच्छा x का वैल्यू, हाँ x2 होगा। चांसेस है सही होगा, मैं क्वेश्चन नंबर ही भूल गया, रुक जाओ। 18। ठीक है आंसर। कैसे आया? f1 cos 45 equals to f2 cos into d। फोर्स कितना था F? अच्छा, फोर्स का रेशियो पूछा है ना, और वर्क क्या बोला है, सेम है, सेम। तो WA इज इक्वल टू WB कर दो। इसको आप लिख दोगे फोर्स ऑफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट डी था, इंटू एंगल कितना था 45, और ये कितना था फोर्स बाय बी इंटू डिस्प्लेसमेंट डी इंटू कॉस 60। ओ, कॉस 45 कितना और कॉस 60 कितना? तो एफ ए बाई एफ भी पूछा था। ठीक है, ब्रेक ले लो, बाकी बातें ब्रेक के बाद।